नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लग्न के स्वभाव के बारे में। कुंभ लग्न का नेचर कैसा होता है। इससे पहले हम लोगों ने शुरुआत के 10 लग्न कवर कर लिए हैं मकर लग्न तक। और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं, दूसरी प्लेलिस्ट आओ ज्योतिष सीखे, वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें आप। उसके बाद आप यहाँ आएँ ताकि आपको ये लग्न वाला पार्ट समझने में आसानी हो। और हमारा चैनल बनाने का मकसद दोस्तों यही है कि आपको ज्योतिष का जो सही ज्ञान है वो हम दे सकें। और अगर हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं तो आप इसको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग लेकर जाएंगे। आप वहाँ तक इसको सीख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था मैंने 2007 में। और तब से मैं बहुत लंबे समय से टीचिंग लाइन में हूँ। मैंने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया है और अभी भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। और जैसे ही हमें समय मिलता है तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है। और मेरे पिताजी भी एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है तो बेसिक ज्ञान मुझे उनसे मिला। और इसके अलावा मैं भारत के अलग अलग बड़े एस्ट्रोलॉजिकल जो जानकार हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनसे भी मिला हूँ। और वाराणसी जैसे बड़े बड़े शहरों में मैं जो उसके जानकार हैं उनके साथ मैंने लंबा समय बिताया है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो भ्रांतियाँ हैं, भ्रम है, वो दूर हो। और ये एक कोई ऐसी विद्या ना मानकर जिसको हम प्राय कह देते हैं कि रूढ़िवादी विद्या, इसको हटकर हम इसको रिसर्च लेवल तक लेकर जाएं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। कुंभ लग्न, याद रखना है कुंभ लग्न जब कभी आप देखेंगे तो पहचान कैसे होगी। अगर आप नॉर्थ इंडिया के चार्ट को देखते हैं तो इसमें आपको देखिए, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, कहीं के भी चार्ट को कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आप सिर्फ अपनी डिटेल डालें किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में। अगर आपको लगता है कि नहीं ये साउथ इंडिया में दिखा रहा है तो आप उसको सिंपली लिख लीजिए साउथ से नॉर्थ इंडिया कन्वर्जन, तो वो ऐसी चार्ट दिखा देगा आपको जिसमें डायमंड जैसी शेप होती हैं। हालांकि सबको अलग अलग चार्ट देखने में महारत हासिल होती है। मेरा जो समय है ज़्यादा उत्तर भारत में बीता, इसलिए मुझे इस कुंडली को समझना या कहें इस पर डिस्कस कर पाना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान है। लेकिन कन्वर्जन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्लियर। और अगर आप कहेंगे तो उस पर भी हम लोग एक क्लास रिकॉर्ड कर देंगे। कुंभ लग्न, तो कुंभ लग्न में यहाँ 11 नंबर होता है। और शनि का स्वभाव याद रखना है। शनि हालांकि मकर के भी स्वामी माने जाते हैं और कुंभ के भी स्वामी माने, लेकिन यहाँ पर शनि का कहते हैं कि भाई एक अलग ही रूप नजर आता है। क्लियर। मकर में हमने देखा था कि ये अपने आप को जॉब ओरिएंटेड समझते हैं पूरी तरह से। और कुंभ लग्न में ये व्यक्ति अपने आप को बड़ा अजीब है कि शनि का सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है हमें कुंभ लग्न में। कुछ कई बार कुंभ लग्न को देखकर हमें भ्रांति हो जाती है कि कहीं ये कर्क से मैच करता हुआ तो नहीं है। तो आपको लग रहा है सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि कर्क और कुंभ में तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इनका अगर प्रथम दृष्टा कई बार स्वभाव हम जज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कहते हैं बिना कुंडली के हम पर्सनैलिटी को जज करने का प्रयास करते हैं, तो कई बार हमारा जो रडार है वो कर्क मतलब हम समझ लेते हैं उस व्यक्ति को, जबकि होते क्या है वो कुंभ के भी अपने आप को जैसे एक मटके की तरह शांत होते हैं और अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। क्लियर। और नॉट ओनली कुंभ, कर्क राशि का भी कुछ स्वभाव ऐसे होता है, जल तत्व प्रधान है और अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टेड करके रखती है। क्लियर हो गया। लेकिन एक बात याद रखनी है कि शनि का मंत्रालय क्या है, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा जो फर्क दिखाई देता है वो ये है कि कर्क ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। जो अपने मटेरियल की बात करें उसके लिए बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता कि यार क्या हो जाएगा क्या, ये बॉदर करता है, प्रोटेक्टेड ये रहता है रिलेशनशिप को लेकर, ये प्रोटेक्टेड रहता है मैटर को लेकर या मनी को लेकर। तो बहुत बड़ा फर्क है। कुंभ लग्न वाले इस रियल लाइफ में अपने आप को ज़्यादा फिट मानते हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी परिभाषा है। लेकिन कर्क लग्न वाले इमोशनली बड़ी जल्दी आपके साथ जुड़ सकते हैं बजाय कि कुंभ लग्न के। तो ये बात समझनी है। कुंभ लग्न बहुत ही ज़्यादा एडजस्टेबल होता है, कहीं भी किसी भी वातावरण में एडजस्ट हो सकता है। और प्रायः जैसे कहा जाता है किसी कुंडली में जो 11वां भाव होता है उसमें कोई भी प्लैनेट, मैं 11वें भाव की बात कर रहा हूँ, 11वीं, अभी फिलहाल हम राशि की बात नहीं कर रहे, 11वें भाव की बात करो तो यहाँ प्राय कोई भी प्लैनेट अच्छा ही फल देते हैं। अब यहाँ लगन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी किसकी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी ऐसा प्रतीत नहीं होती कि भाई इसकी बहुत बड़ी दुश्मनी नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर प्राय सभी ग्रह जब 11वें भाव में बैठते हैं तो अच्छा ही फल देते हैं। क्योंकि कुंभ है वो एक प्रकार का घट है, वो
घड़ा है वो, उसको चाहे आप खजाने का घड़ा मान लें, चाहे आप अपने लाभ का घड़ा मान लें। तो इस प्रकार की नेचर जो है वो व्यक्ति की रहती है। तो वो लाभ पर विचार करते हैं, बजाय कि मकर में वो अपने ड्यूटी पर विचार करते हैं, जॉब पर विचार करते हैं, वो कुछ करने पर विचार करते हैं, ये कुछ कमाने पर विचार करते हैं। तो दोनों में काफी बड़ा फर्क है। कहता है यार करे ना करे, लाभ होना, शुद्ध लाभ होना चाहिए, ये प्रकार की मेंटेलिटी होती है कुंभ लग्न की। और काफी देखा जाए तो प्रैक्टिकल सही भी है कि कोई व्यक्ति काम में लगा है बट उसको एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। लेकिन कुंभ लग्नों का सीधा मानना यह है कि भाई काम में लगे या ना लगे, एक फिक्स्ड इनकम होना चाहिए। इस प्रकार का इनका नेचर होता है। और शनि का थोड़ा सा सौम्य रूप यहाँ दिखाई देता है। प्रायः कहा जाता है कि शनि तो इनकी बनती नहीं है, या ये तो मैं इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप किसी भी हाउस को देखें तो बजाय कि सीधा हम किसी हाउस के स्वामी पर जाने से पहले उस घर के नेचर को भी देखें। और हमेशा मेष लग्न के स्टडी को आप बहुत अच्छे से करें, ताकि आप काल पुरुष की कुंडली से समझ पाएं कि यहाँ 11वां भाव है तो उसका क्या फल मिलता है। तो यहाँ पर भी प्रायः हम यही देखते हैं कि जैसे शनि बैठे हैं यहाँ पर, या सूर्य बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, तो अच्छा माना जाता है। लेकिन एक बात थोड़ी यहाँ गौर करने वाली ये होगी कि अगर यहाँ पर अब, क्योंकि ये लग्न किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके मस्तिष्क को भी, तो ज्यादा ग्रह और उनमें कई क्रूर ग्रह की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो कई बार वो व्यक्ति को बहुत सोचने पर विवश कर देते हैं। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि यहाँ पर शुभ ग्रह, क्योंकि अब ये लग्न बन गए, पहले ये 11वां भाव था, तो इस प्रकार से काफी चीजें अलग हो जाती हैं कि बजाय कि मस्तिष्क के अगर वो हमारे क्योंकि हमारा जो कह सकते हैं हमारी मेहनत का परिचायक, या हमारे आगमन, धन आगमन का परिचायक माना जा सकता है हमारे पदों को, हमारे पैरों को। तो वो तब आपके पैरों को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अभी ये आपकी बुद्धि को या आपके सर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर इतने ज़्यादा क्रूर ग्रह बैठना एक प्रकार से इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं हो सकता है। हाँ, वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में तो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो अच्छे स्पोर्ट्समैन के लिए, कि यहाँ पर अगर वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो यहाँ पर अगर जैसे 11वां नंबर है तो अगर उच्च के सूर्य बैठ जाते हैं तो भी अच्छा होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर सूर्य अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये लग्न हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करेगा, हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करेगा, वो अच्छा होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर वैसे मंगल भी अच्छे माने जाते हैं। व्यक्ति बहुत डायनामिक होता है, तो अगर स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है तो वो बिल्कुल बन सकता है। और अगर मैंने कुंभ लग्न के बात करते हैं, घर की बात करते हैं, घर के सुख की, माता की, वाहन की, तो वो देखा जाता है शुक्र से, क्योंकि इसके स्वामी शुक्र हैं। और अगर शुक्र स्वग्रही हो जाए या उच्च के होकर दूसरे घर में बैठ जाए, याद रखना एक घर माने भाव जो है वो दूसरा है, राशि 12वीं है, तो उच्च के होके बैठे हैं और शुक्र वैसे भी लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो पहली बात तो यहाँ शुक्र अगर बैठते हैं तो उसका बोलने, क्योंकि गुरु एक प्रकार का गुरु ही है वो, शुक्र भी एक प्रकार का, आपको पता है वो ब्राह्मण है और गुरु है वो। और ये लोग की बुद्धि जो है गुरु की भी और क्या बोलते हैं शुक्राचार्य की भी, दोनों की बुद्धि, इनफैक्ट तपस्या में तो शुक्राचार्य ने बृहस्पति को भी मात कर रखा है। संजीवनी विद्या आपको पता है भगवान शंकर को प्रसन्न किया था जिसने, वो शुक्र है। तो कई मामले में ज़्यादा तपस्वी हैं, हालांकि इनका स्वभाव थोड़ा सा राजसी होता है। राजसी यानी ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा इनको जीवन में स्टेटस से थोड़ा ज़्यादा मतलब होता है। और जो बृहस्पति है वो पूरी तरह सात्विक है, कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो उनको उससे कोई खास मतलब नहीं। हालांकि एक प्रकार से जो ये व्यक्तियों के मस्तिष्क में रहता है, वे शुक्र तो दैत्य गुरु हैं, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि दैत्य गुरु क्यों है वो, ताकि दैत्य समाज में और ज़्यादा बुरा ना कर पाए। एक प्रकार से उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम इन दैत्यों के गुरु बनेंगे। और आज के समाज में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी हमारे आसपास दिखाई देती हैं, इनको हम दैत्यों की विद्या भी कहते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र, कलयुग के स्वभाव के हिसाब से बात करें, शुक्र बहुत अच्छे हैं, तो आपको जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो जरूर मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके घर को भी, ऐसा व्यक्तियों का बड़ा आलीशान घर होता है कि अगर शुक्र उच्च के हो जाए
कुछ ग्रह पार्टी इंजॉय करते हैं, मतलब उनका नेचर, शुक्र तो उनका अच्छा है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं वो पार्टी से थोड़ा अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं। जैसे सात्विक ग्रह थोड़ा मानता है कि नहीं यार, मैं अपने घर में ही अच्छा रिजल्ट देना चाहूँगा, मैं बार बार, मतलब उच्च का मतलब ये होता है कि इट इज़ लाइक टाइप ऑफ बिग सेरेमनी। तो बड़े सेरेमनी, बड़े उत्सव से कोई सात्विक ग्रह अपने आप को बचता है कि नहीं यार, मैं बार बार इस प्रकार के समारोह में ना ही जाऊं, मेरी तपस्या में विघ्न पड़ता है। लेकिन शुक्र का स्वभाव आज के समय के अनुसार है, तो अगर शुक्र उच्च के हो जाते, देखिए दोनों में बड़ा फर्क है। बृहस्पति अगर उच्च के होते हैं तो ठीक है कि आपका जो कालपुरुष की कुंडली में चौथा घर है वो कर्क है, और कर्क में बृहस्पति बैठते हैं, तो वो आपके घर में पूरी तरह जो क्या बोलते हैं उसको, उसकी हार्मनी बना देते हैं, पूरा समय प्रेम छलक आता है। ऐसे व्यक्ति घर में थोड़ी देर बैठे शांति आ जाती है। लेकिन क्योंकि वो एक प्रकार का उत्सव भी घर में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो बृहस्पति इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा बात समझिएगा, बृहस्पति का मूल स्वभाव ये है कि भाई मैं तो अपने आप को इन चीज़ों से अलग रखूं, क्योंकि मेरा नेचर सात्विक है। तो बृहस्पति ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने घर में, 9वें घर में, या कहें 9वीं राशि में या 12वीं राशि में। लेकिन शुक्र तो उच्च के होकर बड़े ही अच्छे फल देते हैं। क्लियर हो गया? तो भाई धन का उपभोग करना भी एक प्रकार का आशीष ही है, कि कई लोग संचय कर पाते हैं, उपभोग नहीं कर पाते। और शुक्र अगर अच्छे होंगे तो उपभोग जरूर होगा। क्लियर? संचय हो या ना हो, उपभोग जरूर होगा। सीधा अर्थ यह है कि भाई देखो, उपभोग आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संचय हुआ ही है, तभी उपभोग कर पा रहे हैं, नहीं तो उपभोग क्या होगा। और सही मायने में देखें तो उपभोग वस्तु का भगवान ने जो संसार दिया है, अगर सही दृष्टि से उसका इस्तेमाल किया जाए तो उपभोग करने के लिए संसार में कुछ वस्तुएं बनाई गई हैं, अच्छा देखने के लिए, अच्छा खाने के लिए। तो अगर उपभोग नहीं कर पाते हैं तो एक प्रकार से देखा जाएगा तो वो संसार में आने का फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 7वां घर जो है वो सूर्य का है, तो इनमें कुंभ लग्न में एक खासियत कह लो आप इसको, या थोड़ा सावधानी कह लो आप इसको, कि सूर्य इनके पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सूर्य कहीं पीड़ित हुए तो फिर ऐसे केस में वो अनावश्यक क्रोध भी पैदा हो सकता है। तो सूर्य अगर अच्छे हैं, स्वग्रही यहाँ पर एक समस्या और पैदा करते हैं कि 7वें घर में सूर्य, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, तो संबंध को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। 7वें घर में सौम्य ग्रह ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं यहाँ पर। जैसे अगर यहाँ पर अगर बुध होते तो ठीक हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सूर्य को पाते हैं तो स्वग्रही होकर भी ये आपके स्टेटस से संबंधित राजसी संबंध को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर, आपकी पत्नी या आपके पति के साथ जो संबंध है, उनमें कई बार अनावश्यक क्रोध का कारण बन सकता है। तो ध्यान रखना है, कुंभ लग्न का जो बेसिक नेचर है वो वही रहता है कि वो अपने जीवन में लाभ को प्राथमिकता देते हैं, कर्म को नहीं, लाभ को प्राथमिकता देते हैं कुंभ लग्न। और कई बार ये भ्रम दे देता है कि ये कहीं कर्क राशि या कर्क लग्न तो नहीं है। क्लियर? तो हम जब इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे तो किसी व्यक्ति को देखकर ही प्रथम दृष्टा अंदाज़ा लगा लेंगे कि यार इसका मंगल अच्छा हो सकता है, इसका मंगल नीच का हो सकता है, इसका बृहस्पति अच्छा हो सकता है। और इसी तरह हम बिना, जैसे पुराने व्यक्तियों को कहा जाता था, व्यक्ति को देखकर उसकी कुंडली बना लेते थे, ऐसा हम भी अगर करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। चलिए दोस्तों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज्योतिष ज्ञान दुनिया में अमर हो। जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।